हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। तो आज आपको बता दूं, मैं कल जैसे हमारा एक एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, काफ़ी अच्छा पेपर आया था बच्चों। और काफ़ी पेपर वन अगर हम जहाँ तक देखें तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो आज ना उसका एक सटीक एनालिसिस करते हैं कि क्या क्वेश्चन था, कैसे आंसर्स थे, है ना। तो आज हम जो पेपर आपका कल हुआ था उसमें पेपर वन जो है आपका, उसका सेट बी करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग एक बार देखें इस पेपर को जो आपने किया है, कैसा किया है, और एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और पहला ही क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है बच्चों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए आजकल ना किसी भी प्रकार के एग्जाम में ना ये असर्शन और रीजंस वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं बच्चों। और ये क्वेश्चन काफ़ी, कुछ क्वेश्चन तो ईजी होते हैं बट कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही पजल करते हैं। तो एक बार देखेंगे। To facilitate critical thinking amongst learner, teachers should expose them to diverse situation and different perspective। बात तो एकदम सही है कि अगर बच्चों के अंदर आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हो तो आप एक से अधिक सिचुएशंस क्रिएट करोगे बच्चों के सामने, है ना। ये बात तो सही लग रही है। रीजंस कहता है स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटी to think critically and creatively as they engage in conversation across difference। बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चे जो होते हैं अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं जब वो क्रिटिकल या क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही दूसरा स्टेटमेंट रखा गया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली होता है कि जब हम किसी भी पर्सपेक्टिव पर एक से अधिक पहलू देते हैं, है ना। हम एक किसी भी आर्गूमेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, किसी आर्गूमेंट के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। और आपको पता है कि हर एनवायरनमेंट में हर दो बच्चे का जो क्या नाम है क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। हर बच्चा अलग प्रकार के इंडिविजुअल क्या नाम है पॉइंट्स देता है ना। और उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ पॉइंट्स को हम अच्छा बताते हैं, कुछ पॉइंट को हम थोड़ा गलत बताते हैं, नेगेटिव बताते हैं। तो वो क्रिटिसाइज़ करना कहलाता है बच्चों। और ये काफ़ी हद तक क्या है बच्चों, लर्निंग को अच्छा करता है, एनरिच करता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या होना चाहिए बच्चों? फोर्थ होना चाहिए, यानी कि डी, ठीक है। बोथ ए एंड आर राइट है, दोनों ही सही हैं और आर जो है ए को डिफाइन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेम इसी पर है बच्चों क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी, है ना, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? किसी भी अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? डेवलप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो, ठीक है, या समालोचनात्मक चिंतन का विकास हो। कंपीटिंग विथ बियर्स, compete करना, ये बेसिकली compete करने वाली बात जो होती है वो नेगेटिव सेंस देती है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, ये भी मैं नेगेटिव पॉइंट्स देता है बच्चों, ये भी नेगेटिव वर्ड्स में आ जाते हैं। एंड बिकमिंग एक्सीलेंस एट रोट रिहर्सल, रोट रिहर्सल तो हम बिल्कुल नहीं करा सकते बच्चों, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो फर्स्ट बेस्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों में हम क्या करें? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें। देखो मैं फिर से ये बात कहता हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है जहाँ पर हम एक से अधिक किसी भी पॉइंट पर, किसी भी कॉन्सेप्ट पर एक से अधिक पहलू पर प्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम उसके बेटर पॉइंट्स को भी देखते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखते हैं। तो बच्चों में ऐसा ना हो कि कोई भी थॉट्स जो हमने उसको दिया, कोई भी हमने इन्फॉर्मेशन दी, उसको एज इट इज़ बच्चा डेवलप कर ले, उसके बारे में सोचे समझे, क्या सही है उसमें, क्या गलत, उस चीज़ के बारे में जाने। तो क्रिटिकल थिंकिंग सबसे अच्छा एक थिंकिंग होती है जो बच्चों को कुछ सोचने या कुछ अलग करने का मौका उसमें देती है, ठीक है। तो बच्चों को हम रोट लर्निंग से अच्छा है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग हम क्या करें? डेवलप करें। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे एक बार। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियां में विविधता। देखिए पहली बात तो बता दूं मैं आप लोगों को, सीखने की शैली मतलब क्या होता है। सीखने की, देखो मैंने क्या कहा आपको, डाइवर्सिटी हमारे देश में ज़्यादा है, हमारे एजुकेशन में ज़्यादा है। हर दो बच्चा एक जैसा कभी भी नहीं सीखता, है ना। हम ये नहीं कह सकते दो बच्चे एक ही तरीके, एक ही लर्निंग स्टाइल से, एक ही सिचुएशन में एक ही क्या नाम है सीखने की जो तरीके हैं वो यूज करेंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखकर सीखना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनकर समझना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो करके कोई भी चीज़ डूइंग के माध्यम से करना पसंद करते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट शुड बी सीन एज बैरियर एंड हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हिंड्रेंस तो बिल्कुल नहीं है बच्चे, बाधा तो उत्पन्न बिल्कुल नहीं करता ये तो अच्छी बात है। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नहीं लेना चाहिए, ये भी गलत कह रहा है ना। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। मैंने क्या कहा आपको, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। डाइवर्सिटी मतलब क्या है कि हर दो बच्चा, हर
बच्चों के अंदर अलग प्रकार की सीखने की शैली होती है, हर बच्चा अलग प्रकार के सीखने के लिए क्या नाम है तत्पर रहता है। तो हमें हर बच्चों के लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखना चाहिए। और आपने एक टर्म सुना होगा, बड़ा फेमस है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये वर्ड आया इसलिए है क्योंकि हर दो बच्चे अलग प्रकार से सीखते हैं, दो बच्चों के अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारे बच्चों को हर अलग प्रकार से सिखाएं भी, है ना। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए बच्चों, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, थर्ड इज दी राइट आंसर। तो थर्ड का आंसर क्या है बच्चों, थर्ड है। सेकंड आंसर हमने यहाँ पे फर्स्ट लगाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आंसर आप अपने आंसर से मैच करते रहिए, कितने सही हैं फिर कितने गलत है। और एट द एंड आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स पे लिखने कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं CDP के अंदर, ठीक है। तो CD वाला पोर्शन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कॉन्सेप्ट, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चा क्या है अच्छा सीखता है, इफेक्टिवली सीखता है, प्रभावशील ढंग से सीखता है, कब, जब रैशनल टू एम्पेरिकल हो, ऐसा तो नहीं है, तर्क संगत टू अनुभव, ठीक है, जटिल से सरल हो, ये नहीं होता, उल्टा होता है, सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो, ठीक है। ये आपका हो सकता है कि बच्चे को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाए, जनरल टू स्पेसिफिक लेके जाए, ठीक है। जटिल से सरल नहीं होता, सरल से जटिल होता है। तो आंसर में क्या होना चाहिए, ठीक है, आंसर में होना चाहिए बच्चों जनरल टू स्पेसिफिक, है ना। मोर इफेक्टिव कब होता है कि जब बच्चे को जनरल चीजें पहले बताएं और फिर स्पेसिफिक की ओर लेके जाएं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से तो आपका थर्ड होना चाहिए, ठीक है। रैशनल टू एम्पेरिकल, तर्क संगत से अनुभवजन्य, जटिल से सरल, सामान्य से, अमूर्त से मूर्त होता नहीं है, मूर्त से अमूर्त होता है। तो इसका आंसर आपका मेरे ख्याल से थर्ड इज होना चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले बच्चे को जनरल जानकारी दो और फिर हम बच्चों को स्पेसिफिक की ओर लेके जाए, जेनरिक टू स्पेसिफिक की ओर लेके जाए। तो आंसर इसका बच्चों फोर्थ का थर्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती, मतलब अधिगम में योगदान नहीं करती। डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, गैर प्रासंगिकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, वैचारिकरण, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, या कैटेगराइजेशन। तो कैटेगरी तो हम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि इसका कैटेगरी में बांट के तो बच्चे सीखते हैं, ऑर्गेनाइज करके भी बच्चा सीखते हैं, कॉन्सेप्ट से भी सीखते हैं। बट डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन से क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट से हटकर, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं सीख रहा है बच्चा, कॉन्टेक्स्ट से हटकर सीख रहा है। तो ये तो आंसर गलत है। जो भी हम सीखते हैं, देखिए कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है संदर्भ परक रूप से सीखना, जिस संदर्भ में कहा गया है उस संदर्भ में बच्चा को क्या करे, सीखे। तो याद रखना कोई भी लर्निंग जो होती है वो कॉन्टेक्चुअलाइज बेसिस पर होना चाहिए कि जिस संदर्भ में हमें कोई चीज़ सीखनी है उसी संदर्भ में वो चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी, मतलब कि उसको हम गैर, मतलब कि जो चीज़ जुड़ी ना हो किसी भी पहलू से या किसी संदर्भ परक चीज़ें ना हो, इसकी बात की है। तो ये ऐसा लर्निंग में नहीं होता बच्चों। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों ने क्या लगाया है एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, Which of the following is an effective method to enhance problem solving skill in children? इनमें से बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, लेकिन इनमें से कौन सा प्रभावी तरीका है, मतलब कि बच्चों में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो आप इसमें कौन सा तरीका है जिससे बच्चों में आप ये स्किल डेवलप कर सकते हो। गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर दें, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बच्चे को सोचने का मौका मिले। प्रोवाइड देम विथ रेडीमेड सॉल्यूशन, रेडीमेड सॉल्यूशन तो कभी काम नहीं होता बच्चों, ठीक है। उन्हें समस्या का तैयार समाधान उपलब्ध कराएं। तीसरा है डिस्करेज मोड, क्या है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। डिस्करेज तो हम कभी करते नहीं बच्चों थिंकिंग को, और इनकरेज देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ऐसा भी नहीं है। तो बेस्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों, फर्स्ट, गिविंग देम opportunities to brainstorming and make intuitive guesses, ठीक है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के क्या दें आप, अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, डेट इज 1, ओके। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेज ऑन। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है कि जब हम अपने अनुभव के अनुसार सीखें। देखो जितना अनुभव हमें किसी चीज़ का होता है उतनी हमारी लर्निंग होती है, और जितना अनुभव होता है उतना हमारी समझ अच्छी होती है, जितना अनुभव होता है उतना हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो अनुभव से जब हम सीखते हैं तो हमारी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है, और उसको हम अच्छे तरीके से क्या कर पाते हैं, प्रयोग भी कर पाते हैं, है ना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस किस पे स्ट्रेस करती है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देती है,
लर्निंग एज प्रोडक्ट रादर देन ए प्रोसेस, प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पे प्रोसेस करती है, तो ऐसा कुछ मेरे ख्याल से तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देखते हैं एक बार, बेस्ट ऑप्शन निकालना है हमें इसमें से। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्वियसली बात है, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है, उसमें बच्चे को हम क्रिएटिव थिंकिंग कर से बच्चा अनुभव लेता है, बच्चा क्या नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग करके क्या नाम है एक्सपीरियंस लेता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग वाला ऑप्शन हो सकता है। कंट्रोल द टीचर ऑन द लर्निंग इन द चिल्ड्रन, कंट्रोल टीचर का कंट्रोल होना ही चाहिए बच्चों। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे अपने अनुसार सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चा खुद की एबिलिटी के अनुसार सीखता है, तो यहाँ पर टीचर सेंटर तो हो ही नहीं सकता। तो रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट वाली बात तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट वाली लर्निंग की बात जो है बच्चों बिहेवियरिज्म वाले करते हैं, व्यवहारवादी वाले। बाकी जितने भी जो कॉग्निटिविस्ट हैं या कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उनका मानना है कि लर्निंग खुद कंस्ट्रक्ट की जाती है ना, उसमें अनुभव का भी जो है एक अच्छा रोल होता है। तो डी वाला पोर्शन तो लर्निंग बिहेवियरिज्म में चला गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सेकेंड शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो फिर से आ गया असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बच्चों, ये काफ़ी आजकल के क्वेश्चन देखे जाते हैं। टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए सबसे बहुत अच्छी बात की गई है, क्या कहा है कि टीचर जो है वो ऐसा मीनिंगफुल एनवायरनमेंट दे, मतलब जहां बच्चे समझकर सीखे चीज़ों को, जहां पर बच्चे ढूंढे, सीख मतलब होता है ढूंढना, है ना, सक्रिय भागीदारी और संकलन करे, चीज़ों को खोजना सीखे। यहाँ पर सीख मतलब क्या, बेसिकली खोजना सीखे। एंड इंगेज विद द चिल्ड्रन, और बच्चे क्या हो, किसी भी काम में क्या हो, एक्टिविटीज में क्या हो, इन्वॉल्व हो। शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संकलनता हो, है ना, यानी कि संकलन हो सारे बच्चे उसके अंदर। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है बच्चों। ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल टू लर्न। बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को अगर हम सीखने का अवसर दें तो बच्चे आंतरिक रूप से क्या होते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें बाहरी रूप से तैयार करना पड़ता है, अगर हम सीखने के लिए उसे तैयार करेंगे बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट के अनुसार बिल्कुल रखा गया है। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है बच्चों, और फोर्थ स्टेटमेंट जो है आर जो है वो ए को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो 8 का जो आंसर है यहाँ पर डी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एज पर ले वाइगोस्की, वाइगोस्की जहां पर आएगा वो पता ही है, जहां पर भी वाइगोस्की आता है, वाइगोस्की ने क्या कहा था, वाइगोस्की कहता है कि जो हमारा कॉग्निशन है, कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है, इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ता है सोसाइटी का, है ना, इस पर प्रभाव पड़ता है हमारे कल्चर का, इस पर प्रभाव पड़ता है हमारे लैंग्वेज का, लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस मानते थे, है ना, इस पर प्रभाव पड़ता है बच्चे के पीयर लर्निंग का, है ना, इस पर प्रभाव पड़ता है बच्चे के कोलैबोरेटिव लर्निंग, जो बच्चा एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं। तो जहाँ पर ये सारे वर्ड मिल जाते हैं वहाँ पे वाइगोस्की आपका आंसर होता है बच्चों। तो स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होना चाहिए, ऐसा कुछ तो है नहीं। सामाजिक अलगाव हो, बच्चा समाज से हटकर सीखे, ऐसा भी नहीं है। टेंजिबल रिवॉर्ड हो, मूर्त पुरस्कार वाली बात, वो पुरस्कार वाली बात आपको मैंने पहले बताया था, रीइंफोर्समेंट के अंदर ही आती है, और ये बिहेवियरिज्म वाले करते थे, व्यवहारवादी वाले करते थे। ठीक है, सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन लिखा ना हमने, कोलैबोरेशन कि बच्चे एक दूसरे के साथ, जो पीयर समवयस्क ग्रुप होता है क्लासरूम के अंदर, तो बच्चा एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो कॉलबर्ग का वाइगोस्की का ये मानना था कि बच्चे जो ना एक सोसाइटी में ना एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद सीखते हैं, तो जितना अच्छा का उसको सोशल एनवायरनमेंट देंगे उतना ही बच्चा, बच्चों के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी होगी वो डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए बच्चों आपका, डेट इज सहयोगी, सहकर्मी, सहयोग या पीयर कोलैबोरेशन। ठीक है, तो डी शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फिर वाइगोस्की पर ही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की, इनर स्पीच क्या होता है, इनर स्पीच आंतरिक वाक क्या होता है। तो देखो स्किनर ने वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चा जब अपने लर्निंग को खुद एक्शन से देखता है या खुद रेगुलेट करने लग जाता है कि मुझे कब क्या बोलना है, क्या करना है, तो बच्चे देखो बच्चे अपने आप से बातें भी करते हैं। तो जब अपने आप से बात करना, यानी अपनी लर्निंग को हम क्या करते हैं, अपने एक्शन को क्या करते हैं,
रेगुलेट करते हैं। तो उन्होंने कहा था इनर स्पीच मतलब होता है कि जब हम अपनी लर्निंग को खुद ही अपने बातों को या अपनी स्पीच को खुद रेगुलेट करें, है ना। तो आंसर क्या होगा, इज द वे चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ऑन थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को खुद ही रेगुलेट करते हैं। याद रखना इनर स्पीच जो होती है, जहां पर बच्चा अपनी थिंकिंग क्या करता है, खुद ही नियंत्रित करता है। इसी को क्या नाम है आपका, इगोसेंट्रिक स्पीच कहा था किसने, जिसको किसने कहा था, वो कहा था आपका जीन पियाजे ने। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट, ठीक है। इज अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, ऐसा कुछ है नहीं। एंड इज द वे ऑफ चिल्ड्रंस टू कम्युनिकेट विद द इमेजिनरी फ्रेंड्स, ये भी नहीं है। और संज्ञानात्मक अप्रयुक्तता, ऐसी कोई बात तो ही करते नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों इसका, बेस्ट आपका 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11, 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by। 4 वर्ष की अपर्णा, देखो 4 वर्ष पहली बात तो बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन को ना करने के ना बच्चे बहुत तरीके होते हैं। अगर आपको कुछ आप लॉजिक भी लगाओगे ना क्वेश्चन पे, तो भी आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहली बात तो 4 वर्ष बोल रहा है। 4 वर्ष में आपको पता है 4 स्टेज है इसके। आपने सुना होगा, एक होता है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉग्निटिव ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, है ना। तो SPCF बोलते हैं ना। अब सेंसरी मोटर की स्टेज हमारी कितनी साल से होती है, 0 से लेकर 2 साल तक होता है। 2 से लेकर 7 साल तक प्री ऑपरेशनल होता है। 7 to 11 ईयर जो हमारा होता है कॉग्निटिव ऑपरेशन होता है। और फॉर्मल ऑपरेशन हमारा होता है 11 ईयर के बाद, है ना। तो पहली बात तो ये जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो कौन से स्टेज में पढ़ेंगे, प्री ऑपरेशन स्टेज की बात करेंगे। और प्री ऑपरेशन स्टेज में क्या होता है आपका, एनिमिज्म होता है, इगोसेंट्रिक होता है, सेंट्रेशन एबिलिटी होती है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स होता है, सिंबॉलिक प्लेज होते हैं, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। तो पहली बात तो अपर्णा क्या कहती है कि एक बटन जिंदा है। जिंदा मतलब कि वो हर मतलब बटन को जिंदा मान रही है ना, क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिंदा तभी तो बांध पाता है, यानी कि वो ये मान रही है कि जो बटन है वो भी जिंदा रहते हैं, मतलब एक निर्जीव वस्तु की बात की जा रही है। तो निर्जीव वस्तु ऑब्वियसली बटन होता तो नहीं है, बट बच्चा मान रहा है ऐसा, क्योंकि वो किस में है, वो जीववाद थिंकिंग में। मैंने बताया आपको एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है बच्चों। एनिमिस्टिक थिंकिंग मतलब क्या है, जहां बच्चा नॉन लिविंग को भी क्या मानता है, लिविंग। तो पियाजे का ये मानना था कि जो 2 से 7 साल का वर्ष होता है उसमें बच्चा क्या रहता है, उसमें बच्चा क्या है, एनिमिज्म के प्रवृत्ति होती है। और एनिमिज्म के ही बेस पर बच्चे में क्या आता है, इगोसेंट्रिज्म, जहां वो निर्जीव वस्तुओं से क्या करता है, बातें करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो डी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक बार हम 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन, वाइल डैश एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन आर प्रीडोमिनेटली and important in the infancy and dash agency of socialization also become important in early childhood। देखिए शैशव काल में कौन सी ज़्यादा एक्टिव रहती है, शैशव काल में बच्चा क्या रहता है, घर में रहता है। तो घर में यानी कि फैमिली रहती है, और फैमिली यानी कौन सी एजेंसी होती है हमारी, प्राइमरी। और प्री अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है। और स्कूल किस में आती है आपका, सेकेंडरी एजेंसी में आती है। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, 4th, सीधा सा आंसर इसका बच्चों, क्योंकि फैमिली जो होती है हमारी प्राइमरी है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या आनी चाहिए, आपकी फैमिली आनी चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, स्कूल आना चाहिए। और स्कूल हमारी कौन सी होती है, प्राइमरी होती है। और सॉरी, फैमिली हमारी प्राइमरी होती है, स्कूल हमारा क्या होता है, सेकेंडरी होता है। तो डी इज द राइट आंसर, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, फिर से देखो वाइगोस्की के 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों। आपको पता है सीटेट के अंदर ये लगा लीजिए, चाहे कितने भी साल के एग्जाम के पेपर आप देख लो, वाइगोस्की पर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, पियाजे पे आते हैं, कॉलबर्ग पे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि ये 3-4 जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन पर काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं। वाइगोस्की क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, ईच अदर तो नहीं होता बच्चों, गलत है ये पॉइंट। एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसी बात भी नहीं करते ये। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी बात नहीं करते बच्चों। आंसर क्या होगा इसका बेस्ट, इनका ये मानना था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है
उस पर वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, बच्चे के भाषा। जितनी अच्छी भाषा होगी बच्चा भाषा से कम्युनिकेट करेगा और उतना ही बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होगा, उसकी थिंकिंग डेवलप होगी, उसकी सोच का क्या होगा, विकास होगा। तो बेस्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों, आपका 13 का फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार। एट विच लेवल, देखो लॉरेंस कॉलबर्ग आ गया। कॉलबर्ग तो आपको पता ही है, कॉलबर्ग, पियाजे और वाइगोस्की, तीन तो आते ही हैं। At which level of Lawrence Kohlberg moral reasoning do children typically believe that people should live up to the expectations of the society and behave in a good way? मतलब कि कॉलबर्ग किस स्तर में कहता है कि बच्चे आमतौर पर लोग समाज की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरें और अच्छे तरीके से व्यवहार करें। तो अच्छा तरीका यानी कि गुड बॉय की बात की जा रही है। तो गुड बॉय बैड बॉय हमने कहाँ पढ़ा था, गुड बॉय गुड गर्ल आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो गुड बॉय वाली बात की है, गुड बॉय हमने पढ़ा था कौन सी स्टेज में, स्टेज नंबर 3। और कौन से लेवल में, लेवल था आपका वो सेकंड। और सेकंड लेवल का नाम आपका क्या था, उसका नाम था कन्वेंशनल लेवल, है ना। देखिए पहला जो स्टेज था वो प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, जिसमें बच्चा पनिशमेंट से सीखता है एंड म्यूचुअल एक्सचेंज से सीखता है, या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पज से सीखता है। सेकेंड लेवल जो हमारा था उसमें बच्चा गुड बॉय यानी कि अच्छा बर्ताव करना या गुड बिहेवियर सीखता है, या गुड उसको लगता है कि ऐसा करूँगा लोग मुझे अच्छा कहेंगे, या लॉ एंड ऑर्डर जो होते हैं समाज के जो नियम कानून डिसिप्लिन वगैरह हैं वो सीखते हैं। जो थर्ड लेवल है जो कि सबसे हाईएस्ट कहा जाता है, जहाँ बच्चा इंडिविजुअल कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल राइट्स के लिए काम करता है, जब रूल्स को हम ब्रेक कर सकते हैं किसी के अगर हित की बात की जा रही है तो, या किसी एक की हित की बात की जा रही है तो वो तो यूनिवर्स वो हो गया आपका इंडिविजुअल, और जहाँ पे सार्वभौमिक हित की बात की जा रही है, हित की बात की जा रही है तो वो हमारा होता है यूनिवर्सल। सबसे हाईएस्ट लेवल हमारी छठे स्टेज की होती है। तो 6 स्टेज दिए थे उन्होंने। तो ये गुड बॉय बैड बॉय वाली बात किस में की जा रही है, थर्ड स्टेज में की जाती है। और ये कौन से लेवल में आता है, ये आता है कन्वेंशन लेवल में। तो आंसर सीधा क्या होगा, सेकंड। सबसे इजी क्वेश्चन था ये। तो अगला है, फिर से आ गया बच्चों, देखिए असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बार क्या कहता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, असर्शन क्या है, असर्शन दिया हुआ है, इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पीयर कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। बिल्कुल सही बात है बच्चों की, ऑब्वियसली बात है। उनका क्या मानना था लेवाइगोस्की का कि अगर हम मोर नॉलेजेबल अदर्स से यानी कि एमक्यू की हेल्प लेते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चों की लर्निंग अच्छी हो जाती है, अच्छे लर्निंग स्किल बच्चा सीखता है। एंड सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो गाइडेंस हमें मिलती है टीचर से पीयर से, किसके पार्ट है, सोसाइटी के पार्ट है। और सोसाइटी से हमें जो हम सीखते हैं तो हमारी लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों अच्छा होता है। तो स्टेटमेंट भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और आर ए के अकॉर्डिंग भी बनाया गया है। तो सीधा सा आंसर इसका क्या होना चाहिए, फोर्थ, है ना। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं बट कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल भी होता है। तो 15 का आंसर क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the main goal of assessment for learning? देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, पहली बात तो बता दूं मैं आप लोगों को। असेसमेंट आपको पता है कि मेन हमने दो पढ़े थे, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव क्या होता है, जहाँ पर बच्चे को हम सिखाते समय उसका आंकलन करें। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जब हम किसी एक्टिविटीज़ के बाद में या एक बच्चे को हाफ ईयरली या बाद में असेसमेंट करते हैं। तो जो हम ड्यूरिंग द प्रोसेस करते हैं वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, और वो बेटर होता है बच्चों की लर्निंग के लिए। और वो किसका पार्ट है, एफए का पार्ट है बच्चों। और जो एट द एंड होता है ऑफ लर्निंग होती है हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वो आपका समेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। तो अगर हम बच्चे को इंप्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं या अच्छा बच्चा सीखे, बच्चे अच्छे स्किल सीखे लर्निंग के, तो हम कौन सा असेसमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग को। तो व्हाट इज मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्म टू द स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क्स। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हम किस में करते हैं, ये हम करते हैं समेटिव असेसमेंट के अंदर। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, ये है बच्चों इसका आंसर। क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पस ही है कि हम क्या करें, बच्चे को फीडबैक दें कि बच्चे ने क्या सीखा है, या बच्चे से फीडबैक लें, है ना। और मेनली हमारा क्या पर्पस है कि बच्चों में क्या हो,
इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि फीडबैक से हमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों? सेकंड। और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु कैन बी कैटेगराइज एज अ स्लो लर्नर, ऐसी कोई बात होती नहीं है इसके अंदर। एंड टू इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्म एज असाइन ग्रेड, ग्रेड वाली बात भी हम किस में करते हैं? ऐसे में करते हैं। तो इसका आंसर बेस्ट क्या होगा हमारा? दैट इज 16 का आंसर होना चाहिए, सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एट विच एज कैन चिल्ड्रन at which stage children engage in word play and like jokes and riddles that involve in a play on words। अच्छा, किस आयु में बच्चे शब्दों के इस खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं जिसमें शब्दों में खेल होते हैं? हमने देखा हो बच्चे कि बच्चे नहीं, आप लोग साथ में मिलते हैं तो कहते हैं कि ये चुटकुला बता, इसमें क्या था, है ना। पजल टाइप का बच्चे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मेरे हाथ में एक चीज़ है, उसका क्या है, आप जरा उसके बारे में मुझे बताओ। तो बच्चे ये प्ले जो होते हैं ना बच्चों, देखो 1 साल में तो ऐसा कोई खेल खेलता नहीं बच्चा। 3 साल में भी चुटकुले बनाना या खेल खेलना, ये भी 3 साल में मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। और 12 साल बहुत, 7 ईयर इज द राइट आंसर, क्योंकि चुटकुलों को समझना भी तो इंपॉर्टेंट है। और समझना की शुरुआत ऑब्वियसली बात है बच्चे 7 साल के बाद ही करते हैं, जब बच्चे में कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका 7। अगला है 18। कैरोल गिलिगन हैज क्रिटिक, है ना, क्रिटिक्ड किया था कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। आपको सबको पता है बच्चों, कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। कैरोल गिलिगन ने एरिक्सन की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, और एक ही चीज़ को लेकर कि भाई इन्होंने क्या किया था, दोनों ने मेल सैंपल लिया था। मेल सैंपल मतलब क्या होता है कि इन्होंने फीमेल को प्लेस नहीं दिया था, मेल को प्लेस दिया था, और मेल के को सैंपल लेके ही जो मॉरल डिसीजंस होते हैं, मॉरल जजमेंट है, उसकी बात की है। फीमेल को उन्होंने इग्नोर किया है, और फीमेल को इग्नोर किया है, और फीमेल के अंदर कौन सी मॉरल प्रवृत्ति होती है? तो उन्होंने कहा था भाई केयरिंग प्रवृत्ति पाई जाती है। केयरिंग इन द सेंस कि जो फीमेल्स होती हैं वो मॉरल वैल्यूज़ को केयर के अनुसार मेजर करने की कोशिश करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नारीवाद दृष्टिकोण, क्योंकि वो मानते थे कि भाई फीमेल्स दृष्टिकोण को आपने क्या किया है, अपनी थ्योरी में इग्नोर किया है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? 4th। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डैश विथ रेफर टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट इन सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर्स। तो बच्चा एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट रहता है और दूसरे पे फोकस नहीं कर पाता है। यही रीज़न है कि बच्चा छोटे बड़े में, ज़्यादा कम में फ़र्क नहीं पड़ पाता। उसको लगता है कि जो ज़्यादा है वही ज़्यादा है। मतलब कि गिलास वाला एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि जहाँ पे एक गिलास में पानी रखते हैं, है ना, उसी सेम गिलास पानी हम बड़े गिलास में रखते हैं, तो बच्चा कहता है कि बड़ा गिलास वाला मैं लूँगा, क्योंकि बड़ा गिलास है तो ज़्यादा होगा। तो बच्चे को किसी एक ही चीज़ पर फोकस रहता है, बाकी अदर एरिया को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो ये क्या है? ट्रांसडक्शन है, ये नहीं हो सकता। डिसेंट्रलाइजेशन तो होता है जब बच्चे में ये चीज़ खत्म हो जाती है। कॉजेशन नहीं हो सकता। कारक परिणाम भी 3rd स्टेज में आता है। आंसर क्या होगा इसका? दैट इज सेंट्रेशन। सेंट्रेशन बच्चा क्या होता है? किसी एक ही चीज़ पर क्या करता है? आपका फोकस करता है। तो 19 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका दैट इज 4। आगे चलते हैं। द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रंस विच मूव देम टू थ्रू करिकुलम एज एन अनयूजुअल रैपिड पेस इन नोन एज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, और काफ़ी जगह मैंने देखा है इसका आंसर लोगों ने अलग प्रकार से बताया हुआ है। बहुत सारे यूट्यूब्स मैंने देखे थे, बट काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने वाली बात जहाँ तक थी। तो देखिए गिफ्टेड लर्नर जो होते हैं उनके लिए 2 प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं, याद रखना। एक होता है एक्सेलरेशन, ये याद रखना। एक होता है आपका एक्सेलरेशन, और एक होता है जिसको बोलते हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम। ये बहुत आपको पॉइंट याद रखना है, आगे किसी एग्जाम में काम जरूर आएगा। एनरिचमेंट प्रोग्राम जो होता है इसको हम कहते हैं संवर्धन, है ना, और त्वरण जो होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। संवर्धन कार्यक्रम जो होता है ये कनेक्ट होता है करिकुलम से। जो भी हम करिकुलम में सुधार करते हैं, जैसे हमने देखा बच्चों में कुछ करिकुलम जोड़ दिया, कुछ कंटेंट, कुछ प्रॉब्लम्स जोड़ देते हैं, तो जब करिकुलम के अंदर कुछ चेंज किया जाता है या कुछ अच्छा डेवलप किया जाता है ताकि बच्चे और ये बच्चे को और अच्छे तरीके से सिखाया जा सके, या उनके क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम अच्छे से डेवलप कर सके, तो हम एनरिचमेंट क्या नाम है करिकुलम बनाते हैं, ठीक है। और
जो एक्सेलेरेशन मतलब होता है कि बच्चों की एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उनको हम प्रमोशन देते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि स्किप क्लासेस की जाती है स्कूल्स के अंदर, या बच्चों को टेलीस्कोपिक ग्रेड्स दिए जाते हैं, या अर्ली एज में एडमिशन दिया जाता है, ताकि उनकी एबिलिटी को हम क्या कर सके, बढ़ा सके, और उनकी एज के अनुसार उनको अच्छी क्लास या अच्छे एनवायरनमेंट मिल सके, है ना। तो यहाँ पर सीधा सा बात किया जा रहा है, पाठ्यक्रम के माध्यम से बढ़ाया जाता है। तो आगे बढ़ाते हैं हम बच्चों, एबिलिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा रहे हैं तो त्वरण होगा, बट पाठ्यक्रम को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों, एनरिचमेंट, यानी कि संवर्धन। तो याद रखना, जब करिकुलम की बात किया जाए तो एनरिचमेंट होता है, और जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, जब हम बात करते हैं एबिलिटी को अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने की, हम उसकी एबिलिटी के अनुसार उसके अंदर को हम प्रमोट करते हैं आगे, तो वो आपका आंसर होता है त्वरण। तो अगर यहाँ पे एबिलिटी की बात की जाती है तो हम त्वरण लगाते हैं, बट यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, करिकुलम, तो आंसर क्या होगा, संवर्धन, यानी कि डी आंसर। ठीक है, चलिए, कुछ तो इसको समझाने भी नहीं पा रहे कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 21 देखते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है करेक्टराइज बाय डिस्ग्राफिया। आपको पता ही है कि लेखन विकार होता है बच्चों, जिनको बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटी का एक पार्ट है बच्चों। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो ये है ही नहीं बच्चों, ये तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये वाला पॉइंट तो हम वैसे भी गलत मान देते हैं। जो अल्डी होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बच्चों, जो हमारे न्यूरोलॉजी से, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है बच्चों, तो ये तो गलत हो गया आपका। हाँ, न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका विकार बोलते हैं उसको। तंत्रिका जो हमारी नर्वस सिस्टम, जो शरीर में जो नहीं हमारी बनावट होती है, नसों की जो बनावट होती है उसमें दिक्कत पाई जाती है, जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, करेक्टराइज बाय द ट्रबल विथ फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप, ऐसा हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। स्पीच डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर तो ये है ही नहीं बच्चों, भाषण विकार तो है नहीं। लोकोमोटर डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय द ग्रॉस मोटर, ऐसी लोकोमोटर से तो मेरे ख्याल से वो होला होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया, तो ये डिस्प्रैक्सिया आपका होगा ना। और भाषा से तो हमारा अफेजिया होता है ना, क्या होता है हमारा, अफेजिया होता है। और साइकोलॉजी कोई बात, तो आंसर इसका बेस्ट कौन सा होगा बच्चों, दैट इज सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं। टीचर हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जहाँ बच्चे, हम हर बच्चे को एक स्थान देते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो, क्योंकि हमारा देश बनने का आपको डाइवर्सिटी है, हर बच्चा अलग प्रकार की एबिलिटी का होता है, हर बच्चा अलग प्रकार के क्षमता का होता है, कुछ काम को करने में सक्षम होते हैं, कुछ सक्षम नहीं होते हैं, बट हम ये कोशिश करते हैं कि उनको एक ही क्लास के अंदर बिठाकर सिखाया जाए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना चाहिए, क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशन, ठीक है, हो सकता है, इन कॉपरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यानी कि फर्स्ट और टू तो बच्चों लग रहा है कि होना चाहिए। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रह की जांच करना चाहिए कि खुद कितना आपने एग्जामिन किया है कि आप कितना आप खुद काम को कर पा रहे हो, कितने बायस हो चीज़ को लेकर, या सी डाइवर्सिटी एज अ ऑब्स्टिकल, विविधता को बाधा रूप में तो बिल्कुल नहीं ले सकते बच्चों। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आना चाहिए इसका आंसर। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कहाँ पर है, आपका डी ऑप्शन में है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ करेंगे, डी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। According to Howard Gardner, a philosopher has dash types of intelligence and a sculptor has dash type of intelligence. देखो, मूर्तिकार जो होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि होती है, और जो दार्शनिक होते हैं, दर्शन शास्त्री, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। तो आपको पता है ना कि हवार्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, पहले 7 दिए थे, फिर 8 दिए थे बच्चों। और 8 प्रकार की बुद्धि में दर्शन शास्त्री जो होते हैं उनको अंतर्ज्ञान, अपना ज्ञान ज़्यादा होता है बच्चों, अपनी ज्ञान के अनुसार वो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर अंतर्ज्ञान की बात की जाए वो दर्शन शास्त्री होते हैं, दर्शन शास्त्री में अंतर्ज्ञान। और मूर्तिकार वो होता है जिनके अंदर नहीं आपका डायरेक्शंस की नॉलेज होती है या शेप्स की नॉलेज होती है आपको, है ना, तो इसको स्पेशल इंटेलिजेंस भी कहते हैं हम लोग। तो दर्शन शास्त्री यानी कि फिलोसफर के लिए होना चाहिए इंट्रापर्सनल, और मूर्तिकार के लिए होना चाहिए आपका स्पेशल इंटेलिजेंस। तो देखो कहाँ पर है ये रहा आपका इंट्रापर्सनल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस। तो सेकंड इज द राइट आंसर। सीधा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आपको आर्ट इंटेलिजेंस अगर आपको पता है हवार्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। तो इसका सीधा सा आंसर इंट्रापर्सनल एंड, यहाँ पर अगर टीचर वगैरह होता, टीचर होता, काउंसलर होता, तो इसका आंसर फिर क्या लगाते हैं हम, इंटरपर्सनल लगाते हैं। बट यहाँ पे फिलोसफर्स की बात की जा रही है, फिलोसफर्स की बात करें, मॉन्क की बात करें, स्पिरिचुअल लीडर्स की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है इंट्रापर्सनल। इंटर मतलब होता है खुद के इमोशंस को, खुद के मोटिव्स को, खुद के प्रॉब्लम्स को क्या करना, समझना। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों, सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म देखिए आजकल बहुत ही ज़्यादा समस्या चल रही है हमारे देश के अंदर। ऑटिज्म एक विकार होता है बच्चों, जिसका बेसिकली हम सोशल फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। बच्चा इस टाइम में क्या होता है, स्वलीन होता है। स्वलीन मतलब कि अपने से ही मतलब रखता है, वो दूसरों से इंटरेक्शन करना कम पसंद करता है बच्चों, दूसरे से कम बात करता है, कम इन्वॉल्व होता है और अपने में ज़्यादा रहता है। और आजकल आपको बता दूं मैं, डिजिटल ऑटिज्म का ज़्यादा ही कैसे केसेस देखने को मिले, जहाँ बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है बच्चों, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, एक सोशल प्रॉब्लम भी हम इसको कह सकते हैं, जिससे बच्चा फंक्शन नहीं करता आपस में ना, इंटरेक्शन नहीं करता, सोशल फंक्शंस करने की कमी होती है। और साथ में इस प्रकार के बच्चों में देखा गया, क्योंकि ऑटिज्म में भी एक प्रवृत्ति होती है बच्चों, इसको बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम मतलब होता है कि एक से अधिक प्रॉब्लम होती है, बल्कि ऑटिज्म भी क्या है, स्पेक्ट्रम है, यानी कि ऑटिज्म के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम और भी हो सकती है। तो इनमें एक प्रॉब्लम और क्या होती है कि बच्चे ऐसे होते हैं जो ना एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेटिव ऑफ वर्ड्स कह सकते हो, रिपीटेटिव ऑफ बिहेवियर कह सकते हो, है ना। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, तो दो प्रवृत्ति में देखी जाती है। हायर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, नहीं, अच्छा तो कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती बच्चे, तभी तो हमने इसको ऑटिज्म में रखा है, तो ये वाला पॉइंट हो ही नहीं सकता। बार बार दोहराना और आवर्ती व्यवहार, ये हो सकता है। सुपीरियर एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फिक्शन फ्रॉम फैक्ट, ऐसा भी नहीं होता। एंड सामाजिक भावनात्मक, नहीं, समाज अगर बच्चों में कम्युनिकेशन की अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम है, तो वो सोशल फंक्शन भी तो, इमोशन फंक्शन भी तो नहीं हो कर पाएगा, बच्चा इमोशंस भी तो शेयर नहीं करेगा इसके अंदर, तो डी भी गलत है। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चों, फ्रीक्वेंट, रेपिटिव एंड रिकरिंग बिहेवियर, है ना। इसका आंसर क्या होगा, डेट इज सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग देखते जाइए बच्चों कितने आंसर आपके ठीक हो रहे हैं, और एकदम सटीक आंसर्स बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इससे सटीक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस आपको पता ही है कि जिसमें हम अपने शरीर के बिग मसल्स का यूज करते हैं, जहाँ पर स्मॉल मसल्स का यूज करें तो वो फाइन होता है, जैसे कि आपने देखा लिखना हो गया, उसके अलावा वीविंग हो गया, नाइटिंग करना हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी होती है। तो कटिंग अलॉन्ग द आउटलाइन ऑफ ए बिग रेक्टेंगल ऑफ ए पेपर, पेपर को काटना ऑब्वियसली फिंगर वर्क होता है, स्मॉल मसल्स यूज हो रहा है, फाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये तो हो गया फाइन का पार्ट जी। ठीक है ना, कागज को आयत के रूप में काटना। कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ ए सर्कल ऑफ ए पेपर, सर्कल के रूप में काटना, ये भी फाइन का पार्ट हो गया। नीटिंग करना, ये आपका बुनाई जो करना, ये भी आपका इसका पार्ट फाइन हो गया। तैरना, स्विमिंग जो होती है पूरे बॉडी का यूज होता है बच्चों, आंसर क्या होगा इसका बच्चों। ठीक है, तो नाइटिंग नहीं है, कटिंग अलोंग द आउटलाइन ऑफ सर्कल नहीं है, आंसर क्या होगा बच्चों आपका डी। 26 देखते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो डैश एंड डैश प्रिंसिपल। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट के दो प्रिंसिपल बड़े फेमस हैं, एक आपका क्या नाम है, सिफेलोकॉडल और एक प्रॉक्सिमल डिस्टल। ये दोनों किस में आते हैं किसके अंदर, डायरेक्शंस के। फिजिकल डेवलपमेंट के दो डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है सिफेलोकॉडल, है ना, और एक क्या होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, जो किससे कनेक्ट होते हैं आपके सॉरी किससे कनेक्ट होते हैं आपके, ये आपके होते हैं फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ये कहीं बहरा ऑप्शन में बिल्कुल है, कहाँ पर है, ये रहा सिफेलोकॉडल, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, है ना। सिफेलोकॉडल मतलब क्या होता है कि जब आप सर से पैर की ओर आपका विकास हो रहा हो, और प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या होता है, इनर से आउटर, जब अंदर के ऑर्गन्स बनते हैं फिर बाहर के ऑर्गन्स बनते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो आंसर क्या होगा, सिफेलोकॉडल टॉप टू बॉटम, प्रॉक्सिमल डिस्टल इनर टू आउटर, आंसर क्या होगा आपका डी। ठीक है, शीर्षगामी और समीपथ जो आपका विकास होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सीधा सा आंसर इसका क्या है आपका, दैट इज डी। 27 in early childhood growth dash and thinking is dash, while in a middle childhood growth is dash and थिंकिंग इज डैश। तो ग्रोथ मतलब यहाँ पे फिजिकल की बात की जा रही है ना बच्चे, ग्रोथ मतलब फिजिकल डेवलपमेंट जो हमारा होता है, फिजिकल चेंज जो हमारा होता है। तो प्रारंभिक बाल्यकाल में वृद्धि कैसी होती है, तो धीमी होती है बच्चों। मैंने कहा करना सबसे रैपिड स्टेज होती है फिजिकल डेवलपमेंट की, आपका होता है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, इससे ज़्यादा ग्रोथ बच्चे में, मतलब फिजिकल ग्रोथ किसी भी स्टेज में नहीं होता। उसके बाद इन्फेंसी में भी अच्छी खासी होती है, अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर में कम हो जाती है, इसकी स्पीड क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो स्पीड कैसी होगी, धीमी होगी। ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा तार्किक तो बिल्कुल नहीं होता, याद रखना, बच्चा रीजनेबल तो नहीं होता, तो धीमी और तार्किक तो हो ही नहीं सकता।
स्थिर तो कभी होती नहीं है, स्थिर नहीं होती कभी, याद रखना। कभी भी डेवलपमेंट ग्रोथ देखो इस समय तक तो स्थिर नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो बच्चे में चेंज होता ही रहता है, बिल्कुल गलत है। धीमी होती है, कुछ हद तक आत्मनियंत्रित होती है, स्थिर होती है मध्य बालकाल में, और तार्किक। तो मध्य का स्थिर तो हम कह नहीं सकते, कुछ ना कुछ चेंज तो होगा होगा। स्थिर होती है और कुछ हद तक आत्मकेंद्रित होती है, धीमी होती है, तार्किक होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों धीमी, कुछ हद तक आत्मनियंत्रित, स्थिर और तार्किक। देखो तार्किक तो आपका होगा क्योंकि बच्चा मध्य बालकाल में तार्किक होता है, तो तार्किक यहाँ पर भी है और तार्किक यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। तो स्थिर तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ मूवमेंट बच्चे में होती है, हाँ, बट मध्य बालकाल में बिल्कुल स्थिर हो जाती है, मतलब उसकी जो स्पीड है बहुत कम होती है बच्चों, बहुत ही कम होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से आपका सी। स्लो होती है, समवट इगोसेंट्रिक होता है, स्टेडी होती है और लॉजिकल होता है बच्चों, ठीक है। तो स्थिर बिल्कुल तो नहीं कह सकते, धीमी बच्चे में होती है। तो आंसर इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, आपका थर्ड होगा बच्चों। बेस्ट आंसर इसका क्या है, थर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 28। Which of the following is an example of question that requires student to reflect on their own thinking? इनमें से कौन से एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है ना? कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चा अपने खुद के विचार पर विचार करता है? हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग में आपकी समझ कैसे बदली है, ठीक है, कि आपने शुरू से क्या क्या किया है आपने। हाउ डू वी चेंज अ वर्ब इन टू द प्रेजेंट टेंस? तो कैसे प्रेजेंट टेंस में चेंज करते, तो इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। तो सेकंड ऑप्शन में बच्चा अपनी खुद की लर्निंग को, खुद के कॉन्सेप्ट को कैसे समझेगा, ये उतना डिफाइन नहीं करता है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच में अंतर, ये भी नहीं है ऐसा परिभाषा क्या। देखो इस सब में क्या है कि बच्चे एक ही तरीके से सोच रहे हैं, है ना, बट जब आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप बहुरूपी से सोचने की कोशिश करते हो। तो आंसर इसका क्या होना, कक्षा की शुरुआती क्रियाओं को उपयोगी में बारे में आपकी समझ कैसे बदली, यानी कि आप सोच रहे हो ना किसी चीज़ पर, तो आप ये देखोगे जो मैंने पहले किया था और मैंने बाद में किया उसमें क्या अंतर आया, मैंने किस प्रकार को चीज़ समझा है और उसमें और क्या मैं समझ सकता हूँ। तो ये देखो एक चीज़ याद रखना, एक थिंकिंग हमारी होती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिव कर रहा है। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या होता है कि जो आपने काम किया है, जो आपने सोचा है, उसमें आप और क्या चेंज कर सकते हो और क्या नया हो सकता है बच्चों। तो सोचने पे सोचना जो होता है वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। और ये वाली बात किस वाले को ऑप्शन में आ रही है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका बच्चों, दैट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 29, दो क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर? मतलब कि परीक्षा निम्न में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण है, मतलब कि आप अपने से खुद को आरोपित कर रहे हो, है ना, तो क्या कर रहे हो, आप खुद को ही आरोपित कर रहे हो कि भाई मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो इंटरनल जो एट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आप खुद जिम्मेदार मानते हो उस चीज़ को करने के लिए, कोई एक्सटर्नल नहीं है, आप खुद से उस चीज़ को गलत मानते हो। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरा दोस्त ध्यान भटका रहा है, तो ये तो एक्सटर्नल हो गया बच्चे, क्योंकि वो दूसरे किसी पहलुओं के बारे में बता रहा है, दूसरे का दोष दे रहा है। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण, यहाँ पे शिक्षक क्या है यहाँ पर, इसके लिए एक्सटर्नल हो गया। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर था, ये भी एक्सटर्नल हो गया बच्चों। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त नहीं की। मैंने क्या, इंटरनल में क्या होता है कि आप खुद असेस कर रहे हो ना, आपको खुद लगा कि नहीं यार एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मुझे उसमें और मेहनत करनी चाहिए थी, अगर मैं और मेहनत करता तो मैं और अच्छा कर सकता था। तो मैं फॉर एग्जाम्पल फेल क्यों हुआ, क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। यानी कि आप अपने फेलियर पर आप खुद को, अपने आप को दोष दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं इंटरनल एट्रीब्यूट करना अपने आप को। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों, बेस्ट, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, असर्शन और रीजन पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन कहता है एट एवरी अर्लीस्ट एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चरल अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज एज टॉय वाइल बॉय प्रेफर टू प्ले विथ कार्स। ओके, बहुत कम उम्र में दुनिया भर की अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलौने से रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। देखिए बच्चों, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्टेड वर्ड, आपने सुना होगा। सेक्स एक बायोलॉजिकल होता है और जेंडर क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो भी हम बायस करते हैं वो जेंडर के बिहाफ पर होता है। तो अब ये जेंडर को जो हम समझाते हैं, चीज़ों को कैसे समझाते हैं हम समझाते हैं कि हम सोसाइटी के लोग समझाते हैं, हमारा ट्रेडिशन जो परंपरा चलता आ रहा है उसके अनुसार हम उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं।
तो ना एक परंपरागत मान्यता होती है कि लड़कियां किसी काम में अच्छी नहीं हैं और लड़के किसी काम इस काम में अच्छे हैं। तो ये बात जो है, जो हम एक स्टीरियोटाइप बना कर रखते हैं कि भाई लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं। तो जब भी जेंडर बायस होता है, इसका मतलब ये है उस किसके बिहाफ पर होता है, वो स्टीरियोटाइप के बिहाफ पर होता है, क्योंकि हमने पहले से एक परसेप्शन बना रखी है कि वो ऐसा ही होता होगा। तो गुड्डे गुड़िया का खेल जो होता है, गुड्डे का खेल, या बच्चे लड़कियां जो होती हैं गुड़िया से खेलती हैं, लड़के जो होते हैं वो क्या किससे खेलते हैं, कारों से। तो ये जो है, ये पहली बात तो सोसाइटी ही बनाता है, क्योंकि सोसाइटी का ही टर्म है ना। और ये पहले देखो, अधिकांश बच्चे बहुत कम उम्र में, दुनिया भर में अधिकांश संस्कृति की लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं क्योंकि आपने उसको अवसर दिया ना चुनने का। बच्चे, अब बच्चा पैदा हुआ, मान लो ये मतलब बच्चा पैदा हुआ और ये गर्ल है, और इसको आपने पैदा होने कुछ समय के बाद से उसके हाथ में क्या दे दिया, डॉल दे दिया, तो डॉल से ही खेलेगा, क्योंकि आप जैसा उसको एनवायरनमेंट दोगे, नर्चर दोगे, बच्चा वैसे ही तो सीखेगा। और फिर आप लड़के जब पैदा होते हैं उनको आप आगे जाके कार देते हो या बाइक देते हो, मतलब जो खिलौने टाइप के होते हैं, क्योंकि आपने एक परसेप्शन बना रखा है कि लड़कियां ही डॉल से खेलती हैं और लड़के जो होते हैं वो टॉय से खेलते हैं। तो ये जो संस्कृति बनाती है, ये ऐसा नहीं है कि उसकी आने के बाद आपने संस्कृति में सीखा है, ये आपने उसके अंदर डेवलप किया है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो स्टीरियोटाइप है बच्चे। क्या है ये स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट है हमारी। तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत। ऐसा नहीं होता कि संस्कृति में लोग गुड़ियों से खिलौने के रूप में चुनते हैं, ऐसा नहीं है। हम चुनने का अवसर देते उसको, यानी कि हम ऐसा करते हैं तभी वो ऐसा ऑप्ट करते हैं, चुनते चीज़ों को। बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षा के आधार पर एक लड़के और लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनका अनुभार नियतों में व्यवस्थित करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बट आप उससे करवाते हो ऐसा क्योंकि आप इसको ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा कल्चर देते हो। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, आपकी गलत है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे अब समाज के अनुसार वो एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको अवसर देते हो तैयार करने का। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं जेंडर बायस या जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। इसका आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, हम कभी भी किसी भी, देखो हम भेदभाव किसके बिहाफ पे होता है, कलर के बिहाफ पे होता है कि लड़कियां जो है पिंक कलर है, लड़के जो हैं वो ब्लू या ब्लैक कलर यूज करते हैं, पसंद करते हैं। बॉय जो होते हैं उनको, जैसे हमने देखा होगा लड़कियां जनरली मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं। ये स्टीरियोटाइप है बच्चे, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा सही में होता है, ये हमने पहले से ही कॉन्सेप्ट बना रखा है। स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप होता क्या है, इसको रूढ़िबद्धता कहते हैं। ये प्री इमेज हमने सेट कर रखी है ना, एक इमेज पहले से बना रखी है कि भाई ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये आपका जेंडर बायस्ड है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। आंसर क्या होगा, ए भी गलत, आर भी गलत। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और काफ़ी हद तक, और ये आंसर्स के लोग मेरे ख्याल से 4th बताते हैं, पर मुझे बताने क्यों बताते हैं। आंसर इसका होना चाहिए बच्चों आपका, दैट इज़ 3rd। तो काफ़ी 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए CDP के। अब आगे जो है आपकी EVS की क्लास होगी। EVS के मतलब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर 1 में आए हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपको, कैसा, कितने मार्क्स आपने लिए, कितना स्कोर आपने किया, और कितने 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक है। ठीक है, और सबसे सटीक, एकदम सबसे अच्छा या सबसे सही एनालिसिस था बच्चों CDP का। एक का क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो गया, बट 30 क्वेश्चन को हम अच्छे लॉजिकल तरीके से हमने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो आगे हम मिलते हैं नए 30 क्वेश्चन के साथ EVS के। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।